हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर टू। हमने ऑर्डर वन को काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डील किया। लगभग हमने 4 लेक्चर्स में ऑर्डर वन कवर किया है, राइट। ऑर्डर टू को भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ऑर्डर टू का अगर हम रूल वन देखें तो ऑर्डर टू रूल वन ये कहता है कि एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। तो बेसिकली ऑर्डर टू का रूल वन ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट के सामने आता है, कोई भी सूट आता है, तो उस सूट को हम इस तरीके से फ्रेम करेंगे ताकि जो भी डिस्प्यूट हो वो फाइनली जब कोर्ट का डिसीजन आए तो डिस्प्यूट क्या हो, फाइनली एंड हो जाए, राइट। और कोई फर्दर लिटिगेशन ना हो, राइट। तो ऑर्डर टू का रूल वन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई सूट होगा हम उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि जो भी डिस्प्यूट्स हों उस केस में उनको फाइनली खत्म किया जा सके ताकि फर्दर लिटिगेशन की जरूरत ना पड़े, एक और केस फाइल करने की या एक से ज़्यादा और केस फाइल करने की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो क्या लग रहा है, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, राइट। इसका पर्पज़ क्या लग रहा है, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, राइट। अब इसका जो ऑर्डर टू है ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको ऑर्डर टू काफी डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो ऑर्डर टू क्या बोलता है, देखिए ऑर्डर टू बोलता है कि सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, राइट। इट सेज एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, ओके, which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, right। कि एक cause of action के मामले में जो भी क्लेम बन रहा है वो सारा का सारा क्लेम जो है प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ को इंक्लूड करना है। बट अ प्लेंटिफ में पर प्लेंटिफ के पास एक ऑप्शन है क्या, कि वो रिलिंक्विश कर सकता है पूरा क्लेम या पोर्शन ऑफ हिज क्लेम in order to bring the suit within the jurisdiction of any court, right। For example, अभी क्या बात कर रहा है, मान लेते हैं A ने B को 4 लाख रुपीस जो थे वो लेंड किए थे, राइट, वो उधार दिए थे। अब A ने B से पैसे मांगे कि भाई मेरे 4 लाख रुपए वापस करो, B ने मना कर दिया। जब B ने मना कर दिया तो A ने क्या करा, A ने सूट फाइल किया B के अगेंस्ट, राइट। अब ए जब बी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा तो ये पूरे के पूरे 4 लाख क्लेम करेगा, राइट। पर अगर ये बोलता है कि नहीं मैं 4 लाख नहीं क्लेम करूंगा, मैं 3 लाख रुपए क्लेम करूंगा, तो ऐसे केस में अब अगर इसने इस सूट में 3 लाख रुपए क्लेम किए हैं तो फिर ये अगला सूट फाइल नहीं कर सकता बचे हुए 1 लाख मांगने के लिए, राइट। बचा हुआ 1 लाख रुपीस जो है वो मांगने के लिए ए क्या नहीं कर सकता, दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से अलाउ किया जाए, राइट, कि एक कॉज ऑफ एक्शन में जो क्लेम बन रहा है उसको आप पार्ट में क्लेम करना अलाउ किया जाए तो इस तरीके से तो बहुत सारे केसेस फाइल हो जाएंगे, राइट। अगर मान लो ए बोलता है कि नहीं मैं तो 50,000 में मांगूंगा एक बार में, तो वो 50,000 के 8 अलग अलग सूट्स फाइल कर सकता है 4 लाख क्लेम करने के लिए। तो क्या ये अलाउड होना चाहिए? लॉजिकली नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 लाख रुपए आपने एक बार उसको दिए तो एक कॉज ऑफ एक्शन से 4 लाख रुपए, इस कॉज ऑफ एक्शन में 4 लाख रुपए बी जो है उसको ए को पे करने चाहिए, ए को लौटाने चाहिए। पर क्योंकि बी ने नहीं लौटाए इसलिए ए क्या करता है, ए मनी रिकवरी का सूट फाइल करता है। जब ए सूट फाइल करेगा तो उस केस में वो 4 लाख रुपए एक साथ मांगेगा। पर अगर वो 4 लाख रुपए नहीं मांगता है, लेट्स से वो 3 लाख रुपए ही मांगता है, तो जो बचा हुआ 1 लाख है, राइट, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, प्लेंटिफ या तो अपना पूरा अमाउंट मांगे या फिर अगर प्लेंटिफ चाहे तो वो अपना क्लेम क्या कर सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है, मना कर दे कि मैं बिल्कुल पैसे वापस नहीं लूंगा। या फिर अगर वो पैसे वापस ले रहा है तो एक पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, राइट, तो 4 लाख में से 1 लाख रुपए का जो उसने जो क्लेम है वो क्या कर दिया, वो क्या कर सकता है, वो उसको फोरगो कर सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है, राइट। तो अब अगर प्लेंटिफ ने 4 लाख की जगह 3 लाख रुपए ही रिकवर किए तो ऐसे केस में ए को ये अलाउड नहीं होगा, ए जो कि प्लेंटिफ है इस केस में, कि वो नया सूट फाइल करे और उस नए सूट में 1 लाख रुपए क्लेम करे, राइट। अब जो रूल 2 है वो यही बात करता है।
जो मैंने आपको इसमें बताई। इट सेज रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस, या तो ओमिट कर देता है या फिर इंटेंशनली वो क्या कर देता है, रिलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, राइट, जो भी कोई भी पोर्शन उसी क्लेम का। जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया, 4 लाख में उसने क्या करा, 1 लाख रुपए रिलिंक्विश कर दिया, 1 लाख रुपए नहीं मांगा, तो उसने कितना मांगा, मांगना 4 चाहिए था बट उसने 3 लाख रुपए मांगा। ही शैल नॉट, मैंडेटरी है, राइट, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड, जो पोर्शन जो रिलिंक्विश कर दिया है उसके रिस्पेक्ट में वो बाद में दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता, राइट। क्यों ऐसा किया गया, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स के लिए ऐसा किया गया, राइट। ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, अब ये जो है अभी तक ये बात कर रहा था क्लेम्स की 1 और 2, सब रूल 3 जो है रूल 2 का, ये बात करता है जब आप कई सारे रिलीफ मांग सकते हो सेम कॉज ऑफ एक्शन में, आप जब कई सारे रिलीफ मांग सकते हो, पर अगर आप कोई रिलीफ मांगना छोड़ देते हो, आप कोई रिलीफ नहीं मांगते हो, ओमिट कर देते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको अलाउड नहीं होगा कि आप किसी ऐसे रिलीफ के लिए जो आपने छोड़ दिया, जो आपने ओमिट कर दिया, आप उसके लिए सू कर सको। पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने सू किया फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ्स, बट आपने क्या किया, आपके पास राइट है कि आप सारे रिलीफ मांग लो, पर अगर आपने ओमिट कर दिया, आपने कोई पर्टिकुलर रिलीफ नहीं मांगा, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, मतलब अगर आपने कोर्ट की परमिशन लेके ऐसा किया है तो आप वो रिलीफ जो है मांगने के लिए दोबारा सूट फाइल कर सकते हो। पर अगर आपने कोर्ट की परमिशन के बिना ऐसा किया है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज शायद उतने अच्छे से भी समझ नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एंड वाई का, ठीक है। एक्स एंड वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये केस क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। वाई एक्स एलिज कर रहा है कि वाई ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, राइट। अब एक्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक्स के पास क्या क्या मांगने के ऑप्शंस हैं। एक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से डील होती है, और इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने आपस में किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज ऑनर करें, राइट। और अगर एक पार्टी अपनी जो ऑब्लिगेशन है, अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं कर पाती है, तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करती है और कोर्ट से ये प्लीड करती है, कोर्ट से ये प्रे करती है कि इस पार्टी को ऑर्डर दिया जाए कि ये स्पेसिफिक ये जो इसने प्रॉमिस किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको फुलफिल करे, राइट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस मांग सकती है, राइट। और साथ ही साथ इंजंक्शन भी क्लेम कर सकती है। तो ये 3 रिलीफ हैं जो ऐसे केसेस में एक्स जो है वो मांग सकता है, राइट। या फिर कोई जो एडवांस अगर इसने पेमेंट कर दिया है तो उसके रिटर्न के लिए भी फाइल कर सकता है, राइट। तो ये सारे रिलीफ्स हैं जो एक्स वाई से क्लेम कर सकता है। तो सब रूल 3 ये कहता है कि ये सारे रिलीफ आपको क्या करने चाहिए, ये सारे रिलीफ एक ही सूट में मांग लेने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर लिया पर आपने डैमेजेस क्लेम नहीं किए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप एक अगला सूट नहीं फाइल कर पाओगे, डैमेजेस क्लेम करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम सब रूल 3 की जब बात करते हैं तो वो रिलीफ के बारे में बात करता है और ये बोलता है कि सारे रिलीफ एक सूट में आप मांग लीजिए। पर अगर आप कोर्ट की परमिशन के साथ ऐसा करते हैं तो ऐसे केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, राइट। बट इफ ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ्स ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, राइट। तो अगर आप कोर्ट की आपने परमिशन ले ली है, परमिशन के साथ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं और डैमेजेस आप फोरगो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में आप दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं, राइट। हालांकि राइट
अब इसका भी लॉजिक अगर आप समझे तो लॉजिक तो इसका भी सेम ही है। लॉजिक क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करना, कि आपने पहले एक सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा आप डैमेजेस के लिए कर रहे हैं, तीसरे में आप इंजंक्शन मांग रहे हैं, और चौथे में आप बोल रहे हैं कि हमारा एडवांस वापस कर दीजिए। तो एक ही केस में, एक ही डिस्प्यूट में इतने सारे सूट्स को लॉ क्यों अलाउ करेगा, राइट? क्योंकि इससे क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ेगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होगा, राइट? एक ही डिस्प्यूट के इतने सारे केसेस जाएंगे, क्योस होगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सब रूल 3 बात करता है, राइट? अब अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन shall be deemed respectively to constitute but one cause of action, right? इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन और उसके परफॉर्मेंस के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी। हम सबको कोलैटरल सिक्योरिटी पता है कि जब भी आप कोई चीज गिरवी रखते हो हम उसको कोलैटरल सिक्योरिटी जनरली कहते हैं, राइट? अब कोलैटरल सिक्योरिटी कैसे केसेस में दी जा सकती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें क्या हुआ, आर जो है, आर ने एस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि एस की जो फर्म है उसका अकाउंट जो है आर मैनेज करेगा, ठीक है? उसका अकाउंट आर की फर्म, आर जो है वो मैनेज करेगा एस की फर्म का अकाउंट, राइट? इसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में इसने एक सिक्योरिटी भी जमा की। सिक्योरिटी एक कंडीशन था, एस की जो फर्म है वो जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती उसमें एक कंडीशन थी कि उसे कोलैटरल सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ती, ताकि अगर किसी भी कभी ऐसा हो कि जो अकाउंटिंग है उसमें गलती हो जाए और उसकी वजह से एस जो फर्म है, इस फर्म पे कोई पेनल्टी लगे या कुछ भी हो, तो ऐसे केस में उसको आर की जो कोलैटरल सिक्योरिटी है उससे रिकवर किया जा सके, राइट? इससे ये इंश्योर होता है इस कोलैटरल सिक्योरिटी से कि आर जो है अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। पर आर ने क्या करा, आर की ऑब्लिगेशन थी कि इनकी फर्म की जो अकाउंट है उसको मैनेज करे, और उस ऑब्लिगेशन के लिए इन्होंने क्या करा, एक कोलैटरल सिक्योरिटी रखी। ये बोला कि भाई मैं अच्छे से करूंगा और अगर नहीं करूंगा तो आप इस कोलैटरल सिक्योरिटी को फोरफीट कर सकते हो। अब ऐसे केस में क्या हुआ, आर ने 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को एक एरर किया, फिर 1 सितंबर 2024 को, फिर 3 दिसंबर 2024 को एक एरर किया, राइट, अकाउंट्स में। तो अब इन्होंने अकाउंट्स में एरर किया। अब जब अकाउंट्स में एरर किया तो ये तीनों बार, तो एक कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है, अकाउंटिंग के लिए है, राइट? तो भले ही सक्सेसिव ब्रीचेस हो, एक ब्रीच 1 जुलाई को, दूसरा ब्रीच 1 सितंबर को, तीसरा ब्रीच 3 दिसंबर को, भले ही ये अलग अलग बार ऐसा हुआ हो कि मिस्टेक हुई हो, अलग अलग बार अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई हो, पर हम इसको क्या मानेंगे, एक ही कॉज ऑफ एक्शन मानेंगे, और इन तीनों के लिए एक ही सूट फाइल किया जा सकता है। इन तीनों मामलों में अलग अलग सूट फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर एस आर को सू करना चाहता है तो वो 1 जुलाई, 1 सितंबर और 3 दिसंबर के लिए एक ही कॉज ऑफ एक्शन के तहत इसको सू करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि 1 जुलाई के लिए अलग केस फाइल करे, 1 सितंबर के लिए अलग फाइल करे और 3 दिसंबर के लिए अलग केस फाइल करे, राइट? और ऑब्वियसली इसका भी पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, राइट? तो अब हम देखते हैं कि राइट तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को ले डाउन किया गया ऑर्डर टू रूल 1 में। नंबर 1, एवरी सूट शुड बी सो फ्रेम्ड दैट ऑल सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट आर ड्वेल्ड अपॉन बाय द कोर्ट। हर सूट को हम इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि डिस्प्यूट में जो भी चीजें हों उन सब पे कोर्ट विचार कर सके, उन सब पे कोर्ट डिसाइड कर सके। दूसरा, सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट मस्ट बी डिसाइडेड इन टोटो। तो जो भी डिस्प्यूट है, जो भी क्वेश्चंस हैं डिस्प्यूट के, उनको हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए, इन टोटो, इन टोटलिटी, कंप्लीटली, ताकि देयर इज नो फर्दर लिटिगेशन, ताकि कोई और दोबारा से लिटिगेशन ना हो। अब 3 कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं जो रेस जुडिकेटा को गवर्न करते हैं, और वही कंसिडरेशंस ऑर्डर टू रूल 2 को गवर्न करते हैं। ये कंसिडरेशंस हैं
टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ताकि बार बार मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो। एक डिस्प्यूट है, उसको एक बार में रिजॉल्व किया जा सके, उसी चीज को बार बार कोर्ट्स के सामने ना उठाया जाए। दूसरा, टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स, राइट, कि आपने एक चीज एक केस में क्लेम की, केस 1 में, उस पर कोई जजमेंट आया, अब आपने लगभग उसी कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड दूसरी चीज आपने क्या करी, दूसरे केस में कर ली, उस पर कुछ जजमेंट आया। अब मान लेते हैं ये दोनों जजमेंट क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट कर गए, तो अब ऐसे केस में कौन से कोर्ट का जजमेंट आप अप्लाई करोगे, केस 1 का, केस 2 का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरा जो कंसिडरेशन है वो ये है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं केस से रिलेटेड वो एक ही सूट में डिसाइड कर लिए जाएं, ताकि कोई कंफ्लिक्टिंग जजमेंट का स्कोप ही ना रहे कि सेम मैटर में अलग अलग केसेस फाइल हो और अलग अलग जजमेंट आने की संभावना, राइट। नोबडी शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस, वेक्स का मतलब किसी को परेशान किया जाना, राइट। तो थर्ड कंसिडरेशन क्या है कि किसी भी व्यक्ति को बार बार एक डिस्प्यूट के लिए, एक मैटर के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए, राइट। अभी एक लैंडमार्क जजमेंट है मोहम्मद खलील खान वर्सेस महबूब अली, 1949 प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। ये कुछ टेस्ट की बात करता है कि कब ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाई होगा। इट सेज द करेक्ट टेस्ट फॉर ऑर्डर टू रूल 2 इज वेदर द क्लेम इन न्यू सूट इज फाउंडेड ऑन कॉज ऑफ एक्शन विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन इन द फॉर्मर सूट। तो अब देखिए, अगर एक केस 1 फाइल किया है ए ने बी के अगेंस्ट, राइट, उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन है 1, राइट, फिर केस 2 फाइल किया है ए बी के बीच में, पर उसमें कॉज ऑफ एक्शन 2 है, कोई अलग कॉज ऑफ एक्शन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई होगा, जब दोनों केसेस में सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, केस 1 में भी और केस 2 में भी। अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि कॉज ऑफ एक्शन, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, दोबारा से मैं एग्जांपल लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। आर ने एस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि एस आर को 50 टन्स ऑफ मैंगोज सप्लाई करेगा, राइट। तो ये एक कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अब आर ने एस के साथ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ दिन बाद, राइट। आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लगभग 10 डेज बाद क्या किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये बोला, दोबारा से बोला कि 10 टन्स एडिशनल जो मैंगोज हैं वो सप्लाई करेगा एस आर को, राइट। तो ये एक कॉज ऑफ एक्शन है। यहां पे अगर एस ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक कॉज ऑफ एक्शन है, यहां पे अगर एस ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट तो ये दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है। अब इस केस में जो भी ब्रीच हो रहा है, जो भी रिलीफ मांगने हैं, सारे के सारे इस कॉज ऑफ एक्शन से जो अराइज हो रहे हैं 50 टन मैंगोज के लिए, वो एक ही सूट में मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस केस के लिए एक रिलीफ एक केस में मांगा जाए, दूसरा रिलीफ दूसरे केस में मांगा जाए, वो अलाउड नहीं होगा। जबकि इस केस के लिए दूसरा सूट फाइल किया जा सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्शन 1 है, ये कॉज ऑफ एक्शन 2 है। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आप देखेंगे कि ऑर्डर टू रूल 2 का बार अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि दोनों सूट में, जो सूट पहले फाइल किया गया था और जो सूट बाद में फाइल किया गया है, उनमें क्या कॉज ऑफ एक्शन सेम है, राइट। अगर सेम है तो फिर ऐसे केस में ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाई होगा। अगर सेम नहीं है तो ऐसे केस में ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाई नहीं होगा और दूसरा सूट भी वैलिडली प्रोसीड किया जा सकेगा, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें, आफ्टर अ सूट अ फाइल द प्लेंटिफ कांट अमेंड द क्लेम टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सूट बाय अबैंडनिंग अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम्स। If he does so, it is deemed that he has abandoned that part of the claim forever. जब भी आपने प्लेंट फाइल करी और प्लेंट फाइल करने के बाद अगर आप ऐसा करते हो कि आपने पहले 10 लाख रुपए क्लेम किए थे किसी से, राइट, फिर आपने बोला कि नहीं, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट किया, आपने बोला कि केवल 8 लाख ही चलेंगे। तो अब अगर आपने 8 लाख ही मांगे हैं तो बचा हुआ जो 2 लाख है उसके लिए आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते, right? A plaintiff can't split his claims into different suits, whatever be the reason. Order to Rule 2 clearly ordains that he has to put up all the claims before the court in one suit, right?
अगर आपका मैंने एग्जांपल दिया था 4 लाख का क्लेम है तो आपको 4 लाख एक ही सूट में मांगने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1-1 लाख के आप 4 सूट्स फाइल करो, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। अब फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट सूट्स आर नॉट बार्ड वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर डिस्टिंक्ट। हम देख चुके हैं कि अगर कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है तो दूसरा सूट फाइल किया जा सकता है, राइट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। हम पढ़ चुके हैं कि जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑर्डर 2 रूल 2 का वो ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड किया जा सके, कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन में, एक ही डिस्प्यूट में एक से ज्यादा केसेस फाइल ना हो, अलग अलग केसेस फाइल ना हो, राइट। Subsequent suits are not barred by order 2 rule 2 where the cause of action are distinct, right? And the plaintiff could not have claimed relief in the earlier suit. सिंपल सी बात है, जहां पे cause of action अलग अलग है और plaintiff जो है पुराने सूट में, जो सूट 1 था, जो पहले सूट फाइल हुआ था, उसमें वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता था जिसके लिए उसने दूसरा सूट फाइल किया है, तो ऐसे केस में order 2 rule 2 will not apply, right? Now where the plaintiff withdraws the earlier suit, order 23 applies, ठीक है। In case plaintiff has abandoned his suit, he can't come afresh with the same matter again to the court, but if he withdraws with the permission of the court, he can bring a fresh suit. तो order 23 basically withdrawal of suit से related है, right? मान लेते हैं A ने B के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया और वो सूट फाइल किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर A ने क्या किया, वो सूट विदड्रॉ कर लिया अपने आप, राइट। तो उसके बाद अगर इसने विदड्रॉ कर लिया है और विदड्रॉ किया है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, राइट, अपनी मर्जी से विदड्रॉ कर लिया है, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट विदड्रॉ किया है, तो ऐसे मामले में ये फ्रेश सूट उस मैटर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेम चीज के लिए, सेम मामले में फाइल नहीं कर सकता, राइट। पर अगर इसने कोर्ट की परमिशन लेके विदड्रॉ किया है कि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी इसलिए मैं विदड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तब ये एक फ्रेश सूट फाइल कर सकेगा, राइट। तो ऑर्डर 23 इसी बारे में बात करता है कि अगर प्लेंटिफ ने अर्लियर सूट विदड्रॉ किया है तो ऐसे केस में, और अगर कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट की परमिशन से विदड्रॉ किया है, तो ऐसे केस में तो वो दोबारा सूट फाइल कर सकेगा उस मामले में। पर अगर उसने कोर्ट से परमिशन नहीं ली है, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ऐसा किया है, तो ऐसे मामले में वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, राइट। अब जो ये रूल है ये कब अप्लाई होता है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो और दोनों पार्टीज भी सेम हो, राइट। तो ऑर्डर 2 रूल 2 के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है दोनों केसेस में वो भी सेम हो और जो पार्टीज हैं वो भी सेम हो। अब थर्ड रूल 3 बात करता है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। इट सेज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो अदरवाइज प्रोवाइडेड वेयर, इन ऑर्डर 1। हमने ऑर्डर 1 में रूल्स पढ़े जो कि बात करते हैं ऑर्डर 1 ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के बारे में, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में, और टू सम एक्सटेंट ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में भी, जहां पे हम मल्टीफेरियस सूट्स और इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। अब प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, राइट, और द सेम डिफेंडेंट ज्वाइंटली। तो बेसिकली, और फिर उसके बाद रूल 2 क्या कहता है, सब रूल 2 क्या कहता है, इट सेज where causes of action are united, the jurisdiction of the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matters at the date of instituting the suit, ठीक है। तो दो चीजें बोलता है ये, एक तो ये बोलता है कि अगर एक ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट कई कॉज ऑफ एक्शन है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था आर और एस वाला, जहां पे एस ने बोला, राइट, तो देखिए मे है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। प्लेंटिफ ऐड कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है। अगर प्लेंटिफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन है तो प्लेंटिफ अलग अलग सूट भी फाइल कर सकता है, उसके पास पावर है, कोई उसको कंपेल नहीं कर सकता। पर अगर एक ही व्यक्ति के अगेंस्ट, एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट कई कॉजेज ऑफ एक्शन हैं, तो प्लेंटिफ के पास ये भी ऑप्शन है कि उन सारे कॉजेज ऑफ एक्शन का वो क्या कर दे, ज्वाइंडर कर दे। जैसे हमने ऑर्डर 1 रूल 3 पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के बारे में, राइट। तो ऐसे केस में, राइट, ऑर्डर 1 रूल 1 पढ़ा था, ऑर्डर 1 रूल 3 पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट के बारे में जहां पे पढ़ा था, उसी तरीके से ऑर्डर 2 रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है। ज्वाइंडर का मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन, राइट, मोर देन
1 causes of action, to join more than 1 causes of actions, right? अब R और S के बीच में डिस्प्यूट है, S और R के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 50 टन मैंगोज जो है S R को प्रोवाइड करेगा। फिर दूसरा तो ये कॉन्ट्रैक्ट 1 था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था कि जो S है वो R को 10 टन्स मैंगोज प्रोवाइड करेगा, ये 10 डेज बाद हुआ था। एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था कि जो S है वो R को 5 टन मैंगोज प्रोवाइड करेगा। S ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। अब इस केस में ये तीनों अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, एक ब्रीच, दूसरा और थर्ड ब्रीच, राइट? तो ये तीनों अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। यहाँ पे प्लेंटिफ के पास ये राइट है कि वो 3 अलग अलग केस भी फाइल कर सकता है, पर उसको ये एक ऑप्शन दिया गया ऑर्डर 2 रूल 3 के जरिए, जहां पे ये बोला गया कि उसके पास ये भी पावर है, उसके पास ये भी एक तरीका हो सकता है कि वो अलग अलग केस फाइल करने की बजाय एक ही केस फाइल कर दे, सेम डिफेंडेंट है क्योंकि, तो इनके अगेंस्ट एक ही केस फाइल कर दे इन तीनों कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, इन तीनों डिस्प्यूट्स के लिए केवल एक केस। इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियसली मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बचेगी, प्लस जो प्लेंटिफ है उसको इनकन्वीनियंस उतना नहीं होगा और डिफेंडेंट को भी उतना इनकन्वीनियंस नहीं होगा, क्योंकि एक ही जो डिसीजन आएगा उसमें तीनों जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, राइट? अब जो इसका रूल 2 है वो कहता है कि जहां पे आपने अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शन को ऐड किया है, तो जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? एग्रीगेट वैल्यू पे सब्जेक्ट मैटर की डिपेंड करेगा, राइट? तो मान लेते हैं 50 टन जो मैंगो है इसको रिकवर करने की वैल्यू 50 लाख है, राइट? 10 को करने की 10 लाख है, और जो 5 टन है इसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख है। तो टोटल हम जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन चेक करेंगे कि किस कोर्ट के पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर को डील करने का, राइट? हमने पढ़ा था पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन किससे डील करता है? एक कोर्ट कितने रुपए तक के मामले को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो क्या होता है? पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि कोर्ट कितने रुपए तक के मैटर को डिसाइड कर सकता है, राइट? तो हम कितना देखेंगे? हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 50, 10, 5, मतलब हम ये देखेंगे कि क्या ये कौन सा कोर्ट जो है वो 65 लाख रुपीस तक के जो मैटर्स हैं उनको डिसाइड कर सकता है, राइट? हम इंडिविजुअली नहीं देखेंगे 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख, नहीं। जब हम सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो एग्रीगेट वैल्यू देखी जाएगी तीनों केसेस की, राइट? Now rule 4 says only certain claims to be joined for recovery of immovable property. अब देखिए, रूल 4 एक अलग टाइप का रूल है जो कि ये बोलता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है। नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंड अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी कॉज ऑफ एक्शन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। किस चीज से? विद अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, राइट? नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंड, राइट? कोई भी कॉज ऑफ एक्शन आप कोर्ट की परमिशन के बिना ज्वाइन नहीं करोगे एक रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट में, राइट? एक्सेप्ट कौन से कॉज ऑफ एक्शन के अलावा? मतलब जब आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल करोगे, है ना, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोसेशन के लिए जब आप फाइल कर रहे हो तो आप क्या क्या उस सूट में रिकवरी के अलावा मांग सकते हो ये बताया जा रहा है, राइट? तो आप उसमें मीन प्रॉफिट्स मांग सकते हो। मीन प्रॉफिट्स क्या होता है ये आप सबको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मीन प्रॉफिट्स मांग सकते हो। मीन प्रॉफिट्स के अलावा अरियर्स ऑफ रेंट मांग सकते हो, राइट? जो भी आपका किराया बाकी है, राइट, उस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड आप वो मांग सकते हो। फिर क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, ठीक है? तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि मान लीजिए ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी, ये लैंड वाली प्रॉपर्टी दी थी और ये बोला था कि आप इस प्रॉपर्टी पे आराम से रहो, 5 साल तक के लिए आप रह सकते हो और 5 ईयर्स के लिए आप रह सकते हो और हर साल आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। पर
इस पे जो ट्रीज लगे हुए हैं इस प्रॉपर्टी पे, राइट, सैंडलवुड ट्रीज जो लगे हुए हैं, आप इनको कट नहीं करोगे, राइट, आप इनको कट नहीं करोगे। पर बी क्या करता है, और अगर आप कट करोगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास अधिकार होगा कि मैं आपसे वापस ले लूँ। बी क्या करता है, बी ये सैंडलवुड ट्रीज को कट कर देता है, इन चंदन के पेड़ों को काट देता है। अब ए के पास क्या अधिकार आया, ए अपनी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, राइट। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था कि ये पेड़ को कट नहीं करेगा, और क्योंकि इसने पेड़ कट कर दिया है, तो ऐसे मामले में रिकवरी के अलावा ए बी से क्या क्लेम कर सकता है, रिकवरी के अलावा ए बी से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, तो उस ब्रीच के कारण डैमेजेस भी ए मांग सकता है रिकवरी के साथ साथ, राइट। तो ए क्या मांग सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी वापस दो, इसकी रिकवरी क्लेम करेगा, प्लस साथ ही साथ जो डैमेजेस हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो भी क्लेम करेगा, राइट। नाउ C, it says claims in which the relief sought is based on the same cause of action, provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgaged property. देखिए, ये एक चीज है, राइट, ये C है, और ये उसके बाद यहां से प्रोविजो शुरू हो रहा है, मैंने गलती से इनको एक साथ लिख दिया। तो जो C है, हम इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है, और क्या आप मांग सकते हैं रिकवरी ऑफ सूट, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ऐसे रिलीफ जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर ए जो है अपनी प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी की रिकवरी मांग रहा है, तो रिकवरी के साथ साथ है ना, बी ने मान लेते हैं इलीगल कब्जा किया हुआ था, इलीगल पोसेशन में था बी इस प्रॉपर्टी के, राइट, बी इस प्रॉपर्टी के इलीगल पोसेशन में था, बी इस प्रॉपर्टी के इलीगल पोसेशन में था, तो ए क्या कह रहा है, बोल रहा है मेरी रिकवरी दे दो, प्लस साथ में वो दूसरा रिलीफ क्या मांग सकता है, दूसरा रिलीफ ये मांग सकता है कि भाई कोर्ट से कि आप डिक्लेयर करो कि मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या मांग सकता है, वो इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, वो ये इंजंक्शन क्लेम कर सकता है कि मुझे कभी भी इस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट में डिस्टर्ब ना किया जाए, और इस प्रॉपर्टी में मुझे अनइंटरप्टेडली रहने दिया जाए, और इसके लिए एक परपेचुअल इंजंक्शन इशू किया जाए, राइट। तो सी का कहने का मतलब है कि एक कॉज ऑफ एक्शन से, एक कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन ये है कि प्रॉपर्टी ए की थी और बी ने ए को जबरदस्ती प्रॉपर्टी से बाहर निकाल के कब्जा कर लिया। अब इस कॉज ऑफ एक्शन से जो भी रिलीफ अराइज हो रहा है, राइट, किसी और कॉज ऑफ एक्शन, जनरली हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक कॉज ऑफ एक्शन से ज्यादा अराइज है, एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन है, तो उन कॉज ऑफ एक्शंस को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, राइट। मतलब अलग अलग जो डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग जो क्लेम्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। पर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन में ही जो भी आप रिलीफ क्लेम करना चाहें वो कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो अगर इस केस में ए को बी ने निकाल दिया था उसकी प्रॉपर्टी से, इलीगली डिस्पोसेस कर दिया था, तो ए क्या मांग सकता है, रिकवरी मांग सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर दीजिए, प्लस मुझे डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, प्लस ये डिक्लेयर कर दीजिए, प्लस आप क्या कीजिए, परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर दीजिए कि मुझे बी कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा प्रॉपर्टी में रहने से, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्डर टू रूल 4 का, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे से समझा जा सकता है इस केस के थ्रू। शंकर लाल राठी वर्सेस गंगा मानिक लाल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि ऑर्डर टू रूल 4 का जो पर्पस है वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो क्लेम है उसको आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शंस को आप एक साथ ज्वाइंट करके, राइट। हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऑर्डर टू रूल 3 में हमने ये पढ़ा कि एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को क्या किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है, राइट। मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताया भी कि एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, ऑर्डर टू रूल 4 की बात आती है, तो ये बोला गया कि आप एक से ज्यादा कॉजेस ऑफ एक्शंस को ज्वाइन मत कीजिए, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मत कीजिए, राइट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है आप उसको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट ना करें।
राइट। इसलिए रूल 4 जो है वो क्रिएट किया गया है। केवल कुछ मैटर्स को ही आप ज्वाइन कर सकते हैं रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट के साथ एज ए जनरल रूल, राइट। अब रूल 5 देखिए एक बेसिक सी बात करता है, वो ये कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटिव या हायर, राइट। एग्जीक्यूटर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक ऐसा इंसान जिसको विल को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट। तो लेट्स से ए जो है, ए की विल है, ए ने एक विल बनाई और उसने विल में बी को अपॉइंट किया कि ये एग्जीक्यूटर होगा, राइट। उसकी डेथ के बाद विल में जो भी उसने लिखा है उसको इंप्लीमेंट करने का काम बी का होगा, तो बी क्या होगा, एग्जीक्यूटर कहलाएगा। अब अगर ए ऐसा नहीं करता, ए क्या करता, ए विल में कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करता, तो कोर्ट लेट्स से बी को अपॉइंट करता है कि ए की जो विल है उसको आप क्या करो, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको एग्जीक्यूट करो। तो अगर कोर्ट इस बंदे को अपॉइंट कर रहा है तो इसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, राइट। तो एग्जीक्यूटर कौन बनाता है, एग्जीक्यूटर जनरली वो व्यक्ति जिसकी विल है जो, और वो अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया है, उस व्यक्ति जो टेस्टेटर है उसने, राइट, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। अब रूल 5 ये बोल रहा है कि जब भी हम एक एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट कोई केस फाइल करते हैं, या फिर वो एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर किसी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, तो उसके अगेंस्ट पर्सनल कैपेसिटी में आप केस फाइल नहीं कर सकते, राइट। क्या कह रहा है, इट सेज नो क्लेम बाय और अगेंस्ट an executor, administrator or higher as such shall be joined with claims by or against him personally unless the last mentioned claims are alleged to arise, right। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका क्या मतलब। इसका मतलब बेसिकली ये है कि लेट्स से जो ए था, हम इसको ए क्या आर ले लेते हैं, आर की डेथ हो गई, आर का एग्जीक्यूटर है एस, ठीक है, एस क्या है, एग्जीक्यूटर है एस। अब आर ने किसी से 5 लाख रुपए का कर्ज लेके रखा हुआ था, उस बंदे का नाम था टी। तो अब टी क्या कर रहा है, टी एस के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूटर है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे जो 5 लाख रुपए हैं वो जो आर की एस्टेट थी, आर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें से मुझे चाहिए, वापस करो। अब हम मान लेते हैं कि एस का आर के अगेंस्ट तो था ही ऐसा पैसा, और टी ने भी एस से कभी 2 लाख रुपए ले रखे थे। तो अब ये दो अलग अलग मैटर्स हैं, राइट। इनको ज्वाइन नहीं किया जा सकता, राइट। एस जो है आर के अगेंस्ट, आर की एस्टेट से 5 लाख रुपए मांग रहा है, वो एक अलग मैटर है, और वो किससे मांग रहा है, वो टी से मांग रहा है, टी से पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, राइट। जो इसका एग्जीक्यूटर है, सॉरी जो एस है, जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर से पर्सनल कैपेसिटी में नहीं मांग रहा है, वो आर के एग्जीक्यूटर के तौर पे टी जो है वो इतना पैसा मांग रहा है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। पर अब टी अगर ये बोले कि एस के पास मेरे 2 लाख रुपए भी थे, तो अब अगर टी ये कोशिश करे कि इन दोनों केसेस को ज्वाइन कर दिया जाए, कौन से दोनों केसेस को, जहां पे एस एज एन एग्जीक्यूटर आर की एस्टेट से 5 लाख रुपए दे और एस पर्सनल कैपेसिटी में 2 लाख रुपए, राइट। तो टी इन दोनों केसेस को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये मना करता है रूल 5, राइट। क्या कहता है कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जब वो इस कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं, तो जो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी सूट्स होते हैं, तो उन सूट्स को मर्ज नहीं किया जा सकता, उन सूट्स को एक साथ ज्वाइन नहीं किया जा सकता, राइट। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अभी इसका इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया, बोला ऐसा कब कर सकते हैं, एक सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, और वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं कि जो ए है
एग्जीक्यूटर है, राइट, और जेड, ए और जेड ने साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, वाई से कि वाई का जो प्लॉट है वो ये खरीदेंगे, वाई का प्लॉट ए एंड जेड खरीदेंगे। इन्होंने खरीद भी लिया, रजिस्ट्री हो गई, आधा पैसा पे कर पाए थे और जेड की डेथ हो गई, राइट। अब जेड की डेथ हो गई, पर जेड ने जो विल लिखी थी उसमें उसने ए को अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया था। अब यहां पे क्या हो सकता है, वाई जब ए के खिलाफ केस फाइल करेगा पैसे रिकवर करने के लिए, तो ए के खिलाफ उसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी करेगा, प्लस ए के खिलाफ एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में भी करेगा कि राइट, क्योंकि दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, दोनों को पैसा देना बनता था, तो पर्सनल कैपेसिटी में भी और एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में भी इन दोनों केसेस को क्या किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है। इन दोनों केसेस में ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किया जा सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि ए और जेड ने ज्वाइंटली एक साथ पर्सनल कैपेसिटी में ये किया था। अदरवाइज तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन दोनों में सेम ही है, राइट। ए और जेड ने क्योंकि साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था वाई के साथ और जेड की डेथ हो गई, तो इसलिए अब ए एग्जीक्यूटर है, कोई बात नहीं, जो वाई है वो एग्जीक्यूटर की हैसियत से भी जेड के एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में भी ए से ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और पर्सनली भी कर सकता है, और इन दोनों केसेस को क्या किया जा सकता है, इन दोनों कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया जा सकता है, राइट। आई होप आपको रूल 5 क्लियर होगा। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। सो देखिए, ज्वाइंडर ऑफ जो है केसेस का, कॉज ऑफ एक्शंस का, अलग अलग केसेस का, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आपको कि केस 1, केस 2, केस 3, अगर अलग अलग केसेस हैं एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट, मान लीजिए ए के हैं बी के अगेंस्ट, तो जो ज्वाइंडर है वो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इन केसेस को ज्वाइन करने से, एक साथ ट्राई करने से क्या होगा, ट्रायल जो है वो डिले हो जाएगा या फिर पार्टीज के लिए इनकन्वीनियंट होगा, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। ऐसे केस में कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स ऑर्डर कर सकता है और मेक सच अदर ऑर्डर, और दूसरे ऐसे ऑर्डर कर सकता है जो कि एक्सपीडियंट होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, राइट। तो ये प्रोरोगेटिव किसका है, कोर्ट का। कोर्ट को अगर ठीक लगता है कि एक साथ ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट अलग अलग ऑर्डर्स भी कर सकता है, राइट, अगर प्लेंटिफ चाहे उसके बावजूद भी, राइट। तो अल्टीमेट जो डिसीजन है वो किसका है, कोर्ट का है। फिर ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर। अब 7 ये बोल रहा है कि हमने पढ़ा था मिस ज्वाइंडर क्या होता है, ऑर्डर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक पार्टी को आपने गलत तरीके से ए वर्सेस बी एंड सी कर दिया है जबकि सी को ज्वाइन ही नहीं होना था, तो मिस ज्वाइन, इसको हम क्या कहते हैं, मिस ज्वाइंडर ऑफ अ पार्टी, राइट, मिस ज्वाइंडर ऑफ अ पार्टी, कि आपने एक पार्टी को जो उस केस में उसको ऐड नहीं करना चाहिए था आपने ऐड कर लिया, हम उसको बोलते हैं मिस ज्वाइंडर। और अगर हमने किसी पार्टी को जिसे ऐड करना चाहिए था आपने उसको ऐड नहीं किया है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन ज्वाइंडर। तो इस जो रूल 7 है वो मिस ज्वाइंडर्स के बारे में बात करता है कि ऑब्जेक्शन आप रेज करोगे मिस ज्वाइंडर के केस में, पर किस चीज का मिस ज्वाइंडर, वो बात करता है मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन के मिस ज्वाइंडर के की बात यहाँ पे हो रही है रूल 7 में, राइट। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई भी पार्टी मिस ज्वाइंडर का क्लेम करना चाह रही है, वो ये बोल रही है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको गलत तरीके से ज्वाइन किया गया है, तो इस तरह के जो मिस ज्वाइंडर का जो ऑब्जेक्शन है आप कब रेज करोगे, अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आप रेज करोगे। इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, और कब करोगे, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले आप कोशिश करोगे कि कर दो, राइट। और अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने ऑब्जेक्शन अपना वेव कर दिया है। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऑर्डर 2 रूल 2 से रिलेटेड, जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो सूट्स पे ही एप्लीकेबल है, अपील पे एप्लीकेबल नहीं है। आर्बिट्रेशन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन और पिटिशन जो अंडर आर्टिकल 226
विच मीन्स रिट पिटिशन वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ये आप याद रखिएगा। कि हमने ऊपर देखा, ऑर्डर टू रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन फॉर पार्शियल एग्जीक्यूशन इज नॉट अ बार टू सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेस्ट ऑफ द डिक्री, राइट। तो कहीं पे मान लीजिए एक डिक्री आई 5 लाख रुपए की, कि कोर्ट ने ये बोला कि ए जो है वो बी को 5 लाख रुपीस पे करेगा। ए ने इनिशियली क्या किया, एक एप्लीकेशन डाली और एप्लीकेशन में ये बोला कि अब मान लीजिए अपील में चले गए, स्टे लगने वाला था, तो ए ने बोला कि ठीक है आप बाकी पे स्टे लगा दीजिए पर 50,000 रुपये 50,000 रुपीज जो है मुझे एटलीस्ट दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन का क्या कर रहे हो, पार्शियल एग्जीक्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो जस्ट बिकॉज आपने पार्शियल एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बचा हुआ जो 4.5 लाख है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जबकि अगर हम सूट की बात करते हैं, तो अगर आपने सूट में 5 लाख का अगर सूट है, 5 लाख का आप क्लेम कर सकते हो, पर आपने केवल 50,000 क्लेम किया है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप फिर बचा हुआ जो 4.5 लाख है वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। पर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के केस में ऐसा नहीं होता, राइट। उसके अलावा अब अगर प्ली है, ऑर्डर टू रूल 2 आप क्लेम करना चाह रहे हो, तो कैसे क्लेम हो सकता है। तो जो डिफेंडेंट है वो क्या कर सकता है, वो पुराने केस की जो प्रीवियस सूट था जिसके बेसिस पे वो ये क्लेम कर रहा है कि जो पहले जो केस है वो डिसाइड हो चुका है, प्रीवियस केस, और उसी केस में इनको ये रिलीफ भी मांग लेना चाहिए। लेट्स से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगा था लास्ट सूट में, दूसरा जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया उसमें वो डैमेजेस मांग रही है पार्टी, तो जो डिफेंडेंट है वो ले जाके पुराना जो केस है उसकी प्लेंट दिखा देगा और ये बोलेगा कि भाई पुराने केस में ही मांग लेते हैं ये, राइट। सब्सिक्वेंट दोबारा सूट उसमें ही आप डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं, आपको दूसरा केस क्यों फाइल करने की जरूरत पड़ी, वो आपको नहीं करना था, राइट। तो क्या करना होगा, डिफेंडेंट पुराने केस की प्लेंट ले जाके कोर्ट में सबमिट करेगा। उसके अलावा और भी जो एविडेंसेस होंगे वो दे देगा, वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, जिससे कि कॉज ऑफ एक्शन की सिमिलैरिटी प्रूव की जा सके इन बोथ द सूट्स। दोनों सूट्स में कॉज ऑफ एक्शन सिमिलर हैं, ये प्रूव किया जा सके, राइट। कोर्ट जो है ऑर्डर टू रूल 2 की जो प्ली है वो सुओ मोटो नहीं ले सकता, सुओ मोटो नहीं ले सकता, ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ऑर्डर टू रूल 2 से रिलेटेड। तो ऑर्डर टू रूल 2 मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसको प्रॉपरली इस लेक्चर को अच्छे से समझा है, ध्यान से आपने बैराक पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर आपको ऑर्डर टू के बाहर आपको मिलेगा, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में।